everyone, my name is Bushra Amin. आज का जो टॉपिक है which is titled as चार्ज कैरियर जनरेशन एंड रिकम्बिनेशन सेमीकंडक्टर्स। तो बेसिकली हम फोटोवोल्टिक मटेरियल्स जितने भी हमारे पास यूज़ होते हैं उनको पढ़ने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहले हम लोग सेमीकंडक्टर्स को देखेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते क्या है, उनके अंदर चार्ज जनरेशन जो है, चार्ज कैरियर के तौर पर कौन सी चीज़ एक्ट करती है, उनको जनरेट कैसे किया जाता है, हाउ दे आर गोइंग टू बी रिकम्बिनेड विद ईच अदर, एंड एट लास्ट हाउ दे आर प्लेइंग द वाइटल रोल इन the materials, because semiconductors are although different type of डिवाइसेस में आजकल यूज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं, लाइक सोलर सेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एलईडीज पैनल्स और वॉच, स्मार्ट वॉच वगैरह में, स्मार्टफोन्स में सेमीकंडक्टर एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो अबाउट द सेमीकंडक्टर मटेरियल, व्हाट दे एक्चुअली आर। जैसे कि मटेरियल की 3 टाइप्स होती हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर आपको पता है वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट होने देते हैं अपने अंदर से, वाइल द इंसुलेटर जिनका एनर्जी का बहुत ज़्यादा होता है और इसकी वजह से वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट होने नहीं देते। वाइल द सेमीकंडक्टर एज अ नेम रिप्रेजेंट्स इज दैट्स द इंटरमीडिएट क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट। ये क्या करते हैं, इनके अंदर से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पास आउट तो हो सकती है लेकिन कंडक्टर की तरह नहीं, बल्कि सेमी स्टेट, इंटरमीडिएट स्टेट होती है ये। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, उसका एनर्जी गैप जो होता है वो 1 से 2 की रेंज में होता है। वेल ऑन द अदर हैंड कंडक्टर, इफ यू आर गोइंग टू लुक एट द कंडक्टर्स, देन मेटल्स जैसे कि कॉपर एज ए कंडक्टर एक्ट करता है, एंड इंसुलेटर में यू कैन गेट द एग्जांपल ऑफ द रबर। यहाँ भी आप डायग्राम चेक करें, यहाँ पे सेमीकंडक्टर जो है उसकी फर्दर 2 टाइप्स है, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक टाइप में क्या होता है, जो N and P, what are these N and P represents here? N stands for the negative free electrons, while the P stands for the positive holes. So जिसमें N और P की क्वांटिटी इक्वल नहीं होती वो एक्सट्रिंसिक होते हैं। उनकी फर्दर 2 ब्रांचेस हैं, P type and N type. While on the other hand we have another branch which is represented as intrinsic. Intrinsic जिसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस की क्वांटिटी इक्वल होती है। सो सेमीकंडक्टर के अंदर एनर्जी बैंड थ्योरी क्या है, बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करती है। सो हमें इसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि टोटल बैंड्स होते कितने हैं। हमारे पास होते हैं वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड क्या होता है, ग्राउंड स्टेट होती है, तो एनर्जी बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन आपके पास ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपने एडिक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के लिए आपने पढ़ा हुआ होगा, क्या बैलेंस बैंड जो है वो रिप्रेजेंट करता है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं आउटरमोस्ट एनर्जी बैंड में प्रेजेंट होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते बल्कि बाउंड होते हैं अपने स्पेसिफिक प्लेसेस पे। आउटरमोस्ट शेल जो होता है उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। वाइल द कंडक्शन बैंड क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक अपने बैंड से जो कि ग्राउंड स्टेट है वहां से ट्रांजिशन उनकी होती है आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ सम काइंड ऑफ द एनर्जी into another band which has a higher energy level and more free spaces for the electrons to occupy, उसको कहते हैं कंडक्शन बैंड। और इन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं हम लोग forbidden energy gap, while the all over this diagram is represented as energy band. अब जो है ना हम डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस इन फर्दर स्लाइड्स देखेंगे जो हमें हेल्प आउट करती हैं कि मटेरियल के अंदर हाउ वी कैन फाइंड आउट द आइडिया हाउ मच द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली प्रेजेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या बताता है हमें, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
ये बताएगा जीई हमें इसमें बताता है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स डिफरेंट एनर्जी लेवल जो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं, व्हाइल एफ ई रिप्रेजेंटेड हियर फर्मी लेवल ऑफ द एनर्जी. इट मींस दैट फर्मी लेवल रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपाइंग वन ऑफ द स्टेट. इसमें क्या होता है कि 50% चांसेस होते हैं द इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई इट और मे नॉट बी ऑक्यूपाई इट. इस स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे, ये स्लाइड हमें बेसिकली बताते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के अंदर. Ne represents here total number of electrons, while Ge represents total states of energy. Fe represent here Fermi level. What is a Fermi level? Fermi level represents that the probability of occupy one of the energy state. इस जो स्टेट होती है ना, इसको ऑक्यूपाई करने के 50% चांसेस होते हैं इलेक्ट्रॉन में ऑक्यूपाई और में नॉट. ये इंटरमीडिएट स्टेट में आ जाती है हमारे पास. जबकि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या होती हैं, ये अलाउड एनर्जी स्टेट्स हैं डिफरेंट क्वांटम लेवल्स. एक क्वांटम लेवल पे डिफरेंट अलाउड एनर्जी स्टेट्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम. एक जगह पर कितनी हमारे पास एनर्जी स्टेट्स हो सकती. तो बेसिकली द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वी कैन फाइंड आउट बाय मल्टीप्लाई अवेलेबल सीड्स that how many are filled and add up all energy levels. जैसे कि आप एक सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, एक स्टेडियम है जहाँ पे मैच चल रहा है और देयर द मल्टीपल सीट्स व्हिच आर अवेलेबल, राइट. तो देयर द मल्टीपल सीट्स व्हिच इज रिप्रेजेंटेड एज डिफरेंट एनर्जी लेवल्स. क्योंकि फ्रंट है बैक है, उससे बैक सीट्स अवेलेबल होते हैं. ऑन द अदर हैंड एक पर्सन अगर बाहर से आता है, सपोज दैट इज इलेक्ट्रॉन, उसकी मर्जी है इंटरमीडिएट फर्मी लेवल है उसका, जो दरमियान वाली सीट है वो फर्मी लेवल है, वाइल सम सीट्स आर अबव एंड सम आर. तो उसकी मर्जी है वो दरमियान वाली सीट को ऑक्यूपाई करे या फ्रंट लेवल पे जाके बैठ जाए. ये डिपेंड करता है उसके पास कितनी एनर्जी है. तो चांस है मे बी वो उसको ऑक्यूपाई करे और या आगे चला जाए. सो द थर्ड थिंग दैट इज आफ्टर सम टाइम देखा जाएगा कि उन सीट्स में से कितनी ऑक्यूपाई हो गई हैं. जितनी हो जाएंगी इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इतने अवेलेबल थे वहां पे. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं कितनी एनर्जी की स्टेट है और कितनी ऑक्यूपाई होने के चांसेस हमारे पास हैं. ये जो है इसमें अब जो प्रीवियस हमने जो फैक्टर पढ़े हैं पैरामीटर जिसपे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उनको फर्दर इन डिटेल्स हम इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं. जीई रिप्रेजेंट हियर द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन 3 डायमेंशन. यहाँ पे जो है 1/2 का स्केयर ये कांस्टेंट ही रहता है हमेशा और ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, कंडक्शन बैंड एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है, कंडक्शन बैंड पे डिपेंड कर रहा है और समहाउ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इट आल्सो डिपेंड्स ऑन इट. एंड द सेकंड इक्वेशन व्हिच रिप्रेजेंट्स अबाउट द फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज एन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट विद एनर्जी. वही चीज के उसके पास प्रोबेबिलिटी है सपोज दैट एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी जो उसको फर्मी इंटरमीडिएट स्टेट जो है ना वहां तक जाने के लिए 10 की एनर्जी चाहिए, लेकिन उसे अबव कंडक्शन बैंड तक जाने के लिए 20 की एनर्जी चाहिए. अब उसके पास 9 एनर्जी है, यानी कि एनर्जी फर्मी लेवल से कम है. तो मे बी चांस है कि विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के अगर टेम्परेचर हम और इन्हेंस करते हैं लाइक 9 की बजाय 10 करते हैं या कम, अगर फर्मी लेवल पे 10 चाहिए तो उससे कम किया हुआ है, तो एनर्जी अगर कम है उसकी तो देर में भी ये चांस कि थोड़ी एनर्जी उसको और मिल जाए, उसकी पोटेंशियल एनर्जी इनहेंस हो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर और वो फर्मी लेवल को ऑक्यूपाई कर ले. लेकिन अगर एनर्जी डायरेक्टली 20 दे दी गई है तो देर आर 100% चांसेस कि वो फर्मी को लेवल को ऑक्यूपाई करने के बजाय डायरेक्ट कंडक्शन बैंड में चला जाएगा. जो लास्ट इक्वेशन यहाँ पे ऐड की हुई है एन से, वो हमें ओवरऑल जो ऊपर हमने फैक्टर्स पढ़े हैं उनको सिंप्लीफाई करके एक फर्दर इक्वेशन बनाई गई है मैथ्स की फिजिकल केमिस्ट्री में, जैसे कि जो हमें यही बताएगी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर द कांस्टेंट्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन द कंडक्शन वैलेंस फर्मी लेवल एज वेल द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे मैंने 2 डिफरेंट डायग्राम्स ऐड किए हैं. ये डायग्राम्स हमें क्या बताती हैं बेसिकली, पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो फर्मी लेवल पे किस तरीके से एक्ट करेंगे. अभी हमने फर्मी लेवल देख लिया होता क्या है. अब देखें अगर हमारे पास 2 हैं सेमीकंडक्टर्स, एन टाइप है और पी टाइप. एन में क्या है, नेगेटिव चार्जेस की क्वांटिटी ज्यादा है. अब यहाँ पे अगर हमारे पास एक मटेरियल है उसके ऊपर लाइट फॉल करती है जो कि एन टाइप है, इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसको एब्जॉर्ब करेंगे फोटोन को और डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की तरफ मूव करेंगे.
अब यहाँ पे डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, फर्मी लेवल्स फॉर नेगेटिव चार्जेस 1 एंड दैट्स द इंटरमीडिएट, यानी कि बिल्कुल सेंटर वाली लाइन जो है उसका फर्मी लेवल है। अब उससे नीचे एक फर्मी लेवल की स्टेट है, एक उससे अबव है नेगेटिव चार्जेस के लिए, और उससे ऊपर हमारे पास कंडक्शन बैंड है। अब अगर यहाँ पे मौजूद इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली है और वो उसने आगे ट्रांजिशन शो करनी है या से जंप आउट करना है डिफरेंट एनर्जी स्टेट में, तो उसके पास चांस है कि वो इसको अगर यहाँ तक की एनर्जी मिली है यहाँ जाए इस फर्मी स्टेट पे, इस पे, या इक्विलिब्रियम कायम कर ले, एक स्टेट से दूसरी में जाए, फौरन से वापिस आ जाए, या यहाँ से कंडक्शन बैंड में चला जाए। ये डिपेंड करता है उसकी जो एनर्जी मिलेगी उस पर। सपोज दैट एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, उसके अंदर इसको एनर्जी मिली है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं वो डिफरेंट एनर्जी लेवल पे जाएंगे, राइट। उसको बैलेंस बैंड पर जितनी उसकी एनर्जी से उससे उसकी एनर्जी इनहेंस हो गई है, अब डिफरेंट लेवल पे है, उसकी एनर्जी डिफरेंट है, तो जितनी ज्यादा एनर्जी देंगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि वो अपर एनर्जी स्टेट्स में चला जाए। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन का मैस कम होता है, फ्रीली मूव करते हैं, फास्टर मूव करते हैं, उतने ज्यादा चांसेस हैं कि वो कंडक्शन बैंड के पास या उसके लेवल के करीब तक चले जाएं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इनहेंस होगी और उसके चांसेस है कि वो फर्मी लेवल पे चले जाएं या उससे ज्यादा कंडक्शन बैंड के पास चले जाएं। ऑन द अदर हैंड अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं जो कि इनका मैस ज्यादा होता है, हैवियर होते हैं, आहिस्ता से मूव करते हैं, जितनी ज्यादा एनर्जी देते जाएंगे पॉजिटिव चार्जेस की क्वांटिटी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी यहाँ पे, और चांसेस हैं कि वो ऊपर जाने की बजाय नीचे वैलेंस बैंड के करीब उनका फर्मी लेवल या उनकी मूवमेंट आती जाए, ठीक है। जितनी एनर्जी बढ़ाएंगे हैवियर आइटम उतना ही बैलेंस बैंड के पास आते जाएंगे। यहाँ भी क्वेश्चन की वजह से भी सेम वही चीज हम देखेंगे किस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इन पी टाइप और एन टाइप में, किस तरह वो कंडक्शन बैंड के पास आते हैं वैसे, ठीक है। सो ये फाइनल इक्वेशन है, ये हमें क्या बताती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताती है कंडक्शन बैंड में। अगर और उसका एनर्जी जो है ना वो डिपेंड करती है फर्मी और कंडक्शन के दरमियान में, यानी कि फर्मी से कंडक्शन लेवल पे उस पर जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। अगर एक सिंपल सी एग्जांपल और दूं, जैसे कि अगर एक ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग है, उसके ग्राउंड स्टेट पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, फिर मिडिल वाली उसके पास सेकंड वाली है ना, उस पर थोड़े कम इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और उससे ऊपर टॉप फ्लोर है ना, मोस्टली चांसेस होंगे कि वहाँ पार्किंग एरिया जो है ना वो खाली ही होगा, क्योंकि ऊपर जाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। अगर ज्यादा एनर्जी मिल जाती है ऊपर सबसे ज्यादा फ्री स्पेसेस भी मिलेगी उसको, वो जहां मर्जी ऑक्यूपाई करे जाके, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो चांसेस हैं कि फर्मी से कंडक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव कर जाए। जितने मूव करेंगे वो इस चीज पर डिपेंड कर रहा है, और वो चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दीज टू लेवल्स, और ये एनर्जी गैप के बारे में भी इन्फो देते हैं फिर हम। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन्स के केस में देखा कंडक्शन बैंड के अकॉर्डिंग, अब वैसे ही पॉजिटिव चार्जेस होल जो है ना उनसे रिलेटेड देखते हैं। होल जो है ना, होल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो बैलेंस बैंड के करीब करीब जाती है, होल्स की डेंसिटी किस चीज पे डिपेंड करती है। ओके तो ये स्लाइड हमें बताती है कि पॉजिटिव चार्जेस के बारे में कि हम होल की डेंसिटी भी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि हमारे पास बैलेंस बैंड के करीब आएगा जैसे ही एनर्जी को बढ़ाते जाएंगे। ये हमें बताता है, हम इसको इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की बजाय विद द रिस्पेक्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करते हैं, जो कि ये फैक्टर हमें बताता है 1 - Fe, यानी कि फर्मी लेवल में देयर इज नो इलेक्ट्रॉन, वी कैन फाइंड आउट विद दिस रिस्पेक्ट ऑफ दिस विद द एंड विद द डेंसिटी ऑफ स्टेट व्हिच आर अवेलेबल। सो जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होगी होल की वैलेंस बैंड के करीब, वो हमें कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी वैसे ही है कि वैलेंस बैंड के करीब और फर्मी लेवल इन दोनों के दरमियान में अगर कम डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू मूव देयर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड बैलेंस बैंड। वही चीज जो हमने पीछे इलेक्ट्रॉन्स के लिए देखी थी कंडक्शन बैंड में, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस जो है ना बैलेंस बैंड के करीब उतनी क्वांटिटी होगी, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। Okay, so the next slide which represented about the intrinsic charge carrier and in intrinsic semiconductor type materials, यानी कि जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्वांटिटी इक्वल होती है, हम उसमें देखेंगे कि उसमें ये किस तरीके से बिहेव करता है। ऐसे मटेरियल जिसमें एन और पी की क्वांटिटी सेम है उसको रिप्रेजेंट करेंगे Ni से।
सो बेसिकली एन आई इज इक्वल टू एन पी, यानी कि इसी चीज को हमने इस तरीके से इंट्रिंसिक कैरियर डेंसिटी जो है वो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम लोग लॉ ऑफ मास सेक्शन भी कहते हैं। यानी कि इंट्रिंसिक जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना, उनमें जैसे ही समहाउ कोई इम्प्योरिटी जैसे कि डोपिंग वगैरह करवा दी जाए अगर स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी होती है ना, अब अगर हमने कोई इम्प्योरिटी ऐड करवाई है आफ्टर द एब्जॉर्प्शन लाइट, इलेक्ट्रॉन्स तो इम्प्योरिटी के अंदर से भी निकलेंगे ना, और वहाँ पे भी होल्स प्रोड्यूस होंगे। तो क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड सा कंडीशन होती है जिसमें दोनों चीज़ों को इक्वल रहना ज़रूरी होता है, तो आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट दोनों चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं आफ्टर द डॉपिंग। सो अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस क्वांटिटी सेम रहती है, तो इस तरीके से इसको लॉ ऑफ मास सेक्शन के तौर पे भी जाना जाता है। नाउ लेट्स फर्दर simplifications of intrinsic charge carrier density which is obtained with the help of these equations. These equations tells us about the उसी इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई किया है ताकि देख सकेंगे चार्ज कैरियर के बारे में। इसमें डेल का साइन जो है ना वो हमें बताता है कि एक बैंड से दूसरे बैंड में जब इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं उनके दरमियान कितना डिफरेंस आता है। तो उस डिफरेंस को जो है ना रिप्रेजेंट एक यानी कि इलेक्ट्रॉन ने फोटोन एब्जॉर्ब किया, एक बैंड से वो दूसरे बैंड में चला गया, उसके दरमियान में जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा उसे हम क्या कहेंगे, एनर्जी गैप कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि अभी हमने सारे पिछले क्वेश्चंस में ये देख लिया कि चार्ज कैरियर्स जो है ना वो प्रोड्यूस कैसे होंगे, उनको काउंट कैसे किया जा सकता है। अब ये वाली स्लाइड हमें बताती है कि एक मटीरियल जिसके अंदर चार्ज कैरियर्स के बारे में हमने देख लिया है वो उनको जनरेट कैसे करते हैं। अब अगर हम उसको सब इन्वायरमेंटल इफेक्ट या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखें तो किस तरीके से इंटरेक्ट करेगा। अगर हमने एक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को इन द प्रेजेंस ऑफ सम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की और उसको रखा तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रोड्स भी हैं, वोल्टेज भी प्रोवाइड किया हुआ है, और फोटोन की एब्जॉर्प्शन की बात क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से तो मूव करना ही करना है और पॉजिटिव चार्जेस भी मूव करेंगे, और जब वो एक स्पेस से निकलेंगे देयर आर मल्टीपल चांसेस दे आर कोलाइड विद ईच अदर टू, उनकी कोलिजन्स के चांसेस भी होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि एक तो उन्होंने फोटोन उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, उन्होंने मूव करना ही करना है। दूसरा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो इलेक्ट्रोड्स पे वोल्टेज दिया जाता है वो भी अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को ड्रैग कर रहा होता है, खींच रहा होता है उतनी ज्यादा पोटेंशियल से। तो वो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को, चार्ज कैरियर की मूवमेंट को और इनहेंस कर देता है वो कंपोनेंट, उसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के, ठीक है। और यही हम लोग यहाँ पे जो म्यूकस साइन है वो हमारे पास में बताता है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, जितनी ज्यादा स्पीड से वो मूव करेंगे वो डिपेंड कर रहा है एनर्जी पे भी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे भी। और ये हम पॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी और होल्स के लिए, दोनों के लिए ये वाली इक्वेशन यूज की जाती है। उसके बाद है यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बेसिकली जो है टाइप ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल वो डिफरेंट होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में, क्योंकि वो देयर मल्टीपल फैक्टर्स ना। अगर हम एक मटेरियल यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से मूव करेंगे वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, एक तो मटेरियल जो आप यूज कर रहे हो, सेकंड वन वो डिपेंड करेगा इफ यू आर गोइंग टू यूज सम काइंड ऑफ द इम्प्योरिटी इनसाइड ऑफ इट, आपने उसमें कोई डोपिंग शोपिंग करवाई हुई है उस चीज पे भी डिपेंड करेगा। इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो चार्ज कैरियर उसके अकॉर्डिंग मूव करेंगे। वैसे ही सेपरेशन यानी कि रिकम्बिनेशन कैसे होता है, दो ऑपोजिट चार्जेस जैसे होल और इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं, नेगेटिव चार्जेस है, दे आर एबल टू कंबाइन विद ईच अदर, एक्साइटेंट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, और उनकी सेपरेशन जो है उनके दरमियान कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स तो नहीं प्रेजेंट, उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये सब कुछ जो है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ने तो कंडक्शन बैंड की तरफ जाना है और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करना है, तो वो सब डिपेंड करता है फील्ड जो अप्लाई की है उसकी स्ट्रेंथ पे, एनर्जी पे, इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी पे। यहीं पे वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हमने अभी पीछे पढ़ी है उसका एक न्यू फैक्टर है ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, जिसको जे ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है, ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है उसके बारे में बताएगा। ये वही फैक्टर है सेम जो भी पीछे पढ़े हैं अभी हम लोगों ने। टोटल किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्जेस। पीएन जंक्शन, व्हाट इज द पीएन जंक्शन, यानी कि जब सोलर लाइट
इन फोटोवोल्टिक्स और के सिलिकॉन से है, वो एक सेमीकंडक्टर है। और हमारा तमाम आज की जो डिस्कशन है वो बेसिकली फोटोवोल्टिक से रिलेटेड है। तो सोलर सेल्स में बेसिकली पीएन जंक्शन किस तरीके से रिएक्ट करता है हम उसको देखेंगे। पीएन जो डिफरेंट मटेरियल्स हमने देखे हैं तो उसमें कैसे एक्ट करेगा। जब भी सोलर लाइट फॉल करती है तो क्या होता है, फोटोवोल्टेज जनरेट होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स निकल अपनी पोजीशन से ट्रांजिशंस भी होनी है उसकी वजह से। और हमने एक एक्सटर्नल सर्किट भी अप्लाई किया हुआ है। तो एक्सटर्नल सर्किट जो है वो हमें हेल्प आउट किस में करेगा, चार्जेस की मूवमेंट में, सेपरेशन में। एक्साइटेंस जो है उनका जो रिकम्बिनेशन बना था वो सेपरेट आउट हो जाए एक दूसरे से, और उसकी वजह से हमारे पास सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए। वो डिपेंड किस पे करता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैरियर्स एंड सेपरेशन ऑफ कैरियर्स। वही वो जनरेशन जो हमारा टाइटल था आज का, इनकी जनरेशन जो हुई है, उनकी जनरेशन के बाद वो किस स्पीड से मूव कर रहे हैं और वापस में जो है ना वो किसी स्ट्रॉन्गर फोर्स से जुड़ तो नहीं गए, बल्कि वो एक सेपरेट आउट भी हो रहे हैं ना। सेपरेट आउट होंगे तभी तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है ना वो मूव करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो हमारे पास करंट प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे भी वही चीज बात हो रही है कि सेपरेशन ऑफ कैरियर जो है ना वो डिपेंड करता है इन पीएन जंक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा जंक्शन है उस पर, और मटेरियल्स क्वांटिटी जो हमने मटेरियल यूज किया है उस पर भी। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन, अब पीएन जंक्शन यहाँ पे जो है ना दो केसेस को डिस्कस किया गया है। एक तो आइडियल केस है और दूसरा रियलिटी बेस्ड केस है कि पीएन जंक्शन में होता क्या है बेसिकली। पीएन जंक्शन में जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसको एन टाइप के साथ हम लोग कंबाइन करते हैं। आइडियल केस में क्या होता है, कांस्टेंट ड्रॉपिंग कैन बी ब्रॉट टुगेदर, बट इन प्रैक्टिस one type of the impurity is thermally diffused into a pieces of semiconductor which has dropping of opposite kind of impurity। यानी कि आइडियल केस में अगर आपने इसको, ये हमारे पास आइडियल केस है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब भी आप हमारे पास जो एन, यानी कि आपने कोई भी इम्प्योरिटी यहाँ पे डोपिंग शोपिंग कुछ भी करवाया ना यहाँ पे, तो आइडियल केस में क्या होता है, दोनों सेपरेट आउट रहते हैं, एक क्लियर लाइन हमें सेपरेट आउट मिलती है। जैसे अगर मैं आपको सिंपल इजी अल्फाज में समझाऊँ ना, तो बेटे देखो, जैसे कि एक ग्लास है, उसके अंदर क्या होता है आपके पास, यू हैव फिल्ड दैट ग्लास विद वाटर, हाफ आपने वाटर के साथ किया और हाफ जो है ना आपने ऑयल के साथ कर दिया, ठीक है। यानी कि दो इम्प्यूरिटीज अगर हमने एक इम्प्यूरिटी ऐड करवाई है, डोपिंग करवाई है, तो उनके दरमियान में एक लेयर रहेगी जो दोनों को सेपरेट रखेगी। ये आइडियल केस हमें बताता है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली करके देखते, प्रैक्टिकली में हम लोग क्या करें, एक ग्लास में आपने कोई जूस ले लिया, लाइक मैंगो जूस ले लिया, उसके अंदर लेमन को आप लेमन जूस जो है ना उसके अंदर ऐड करते रहो, अब कोई स्पेसिफाई लाइन नहीं मिलेगी उसके अंदर, यानी कि दोनों मिक्स होते रहेंगे। तो जो रियल केस होता है ना, जिसमें इस जंक्शन में जो है हमारे पास रियल पीएन जंक्शन में जब भी इम्प्योरिटी को ऐड किया जाता है, हमारे पास कोई हमें सेपरेट लाइन नहीं मिलती, क्योंकि डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा था, डिफ्यूज हो जाती है इम्प्योरिटी अंदर हमारे पास जंक्शन में, इस वजह से जो है हमें कोई सेपरेट और डिफरेंट लाइन नहीं मिलती। तो बेसिकली आज के पूरे लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके अंदर हमने सेमीकंडक्टर्स को देखा, चार्ज कैरियर कैसे प्रोड्यूस हुए और उनकी क्वांटिटी को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर्स को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, और पीएन जंक्शन जो है उसके बारे में पढ़ा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ऑफ सेमीकंडक्टर्स उनको कंबाइन करके। और स्पेस चार्ज रीजन, ये क्या होता है, स्पेस चार्ज रीजन जो है ना, जब भी दो मटेरियल्स एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में आते हैं, डिफरेंट चार्जेस कंटेनिंग मटेरियल्स, राइट, तो डिफरेंस आता है इन बोथ द टाइप्स ऑफ कैरियर concentration from one side to other side। P टाइप है, N टाइप है। P वाले जो पॉजिटिव होल्स है ना वो जाएंगे N टाइप की तरफ, और पीछे क्या छोड़ के जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। और जो N टाइप है नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, और पीछे जो है वो पॉजिटिव की तरफ चले जाएंगे खुद, और पीछे जो है ना वो पॉजिटिव चार्जेस छोड़ जाएंगे, यानी कि ऑपोजिट चार्ज जो है ना वो पीछे छोड़ जाएंगे और खुद जो है ना दूसरी तरफ डिफ्यूज हो जाएंगे। इस diffusion of charge carriers occur. So to diffusion of hole from P to N side, they leave behind a fixed negative charges in the form of ionized acceptor immunity। P to N टाइप में उन्होंने मूव किया है, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव में गए हैं, तो पीछे वो आयोनाइज एक्सेप्टर इम्यूनिटी छोड़ जाएंगे। और सिमिलरली क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करेंगे N से P टाइप में, तो पीछे वो डोनर इम्प्योरिटी छोड़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो N से नेगेटिव से पॉजिटिव में गए हैं ना।
तो पीछे जो है ना वो पॉजिटिव चार्जेस छोड़ जाएंगे जो एज ए डोनर एक्ट करेगा, और दूसरी साइड में जो है ना वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएंगे तो एज एन electron and somehow acceptors and somehow the donor impurity. Energy momentum diagram and classification of semiconductors. प्रीवियस लेक्चर में हम डिटेल में देख चुके हैं मटेरियल सेमीकंडक्टर होता क्या है, इसके अंदर चार्ज कैरियर कैसे बनते हैं, उनकी रिकम्बिनेशन कैसे होती है. अब फर्दर हाउ वी कैन यूज दिस मटेरियल टू फाइंड आउट देयर इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज, यानी कि डिफरेंट अगर टेक्नोलॉजी में हम इसको डिफरेंट डिवाइसेस में यूज करते हैं तो उसका फर्दर हम किस तरह इसको ट्यूनेबल बना सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज को इन्हेंस कर सकते हैं. इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि ई के यानी कि एनर्जी एंड मोमेंटम डायग्राम हमें बताती क्या है, व्हाट इज द कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड रोल इन दिस डायग्राम, बैंड गैप कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है जिसको एनर्जी गैप भी कहते हैं, बट इन सम टाइप ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड वी आल्सो कॉल इट एज बैंड गैप, but in photovoltaics it's preferable if you use the term of the energy gap instead of this one. डिफ्रेंशिएट करेंगे डायरेक्ट और इंट्राडायरेक्ट बैंड गैप्स किस तरह से होते हैं, इसके बाद इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और एट द लास्ट वी गोना डिस्कस अबाउट डोनर एंड एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज, यानी कि जो डोपिंग के जरिए हम लोग ऐड करवाते हैं. इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये क्वांटम मैकेनिक्स क्वांटम फाउंडेशंस क्या है. इसके लिए सबसे पहले क्या होता है कि एटम्स होते हैं आइसोलेटेड एटम्स, यानी कि ऐसे एटम जिनका इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑक्यूपाई होते हैं एक फिक्स अपनी पोजीशन होती है, उनकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, शेल्स होते हैं. एक एटम आइसोलेटेड है उसका अपना फिनोमेना होता है, एक न्यूक्लियस है, डिफरेंट शेल्स हैं, एसपीडी एफ इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर अपनी स्पेसिफिक पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं. लेटिस फॉर्मेशन में क्या होता है कि डिफरेंट एटम्स जो है ना उनको एक दूसरे के पास लाया जाता है. जैसे ही वो एक दूसरे के पास आते हैं इंटरेक्ट करते हैं तो उनके वैलेंस ऑर्बिटल्स जो होते हैं, जैसे आपने हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमेना पढ़ा हुआ होगा तो उसमें ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो ओवरलैप करते हैं, और वैलेंस ऑर्बिटल्स के ओवरलैप होने की वजह से उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे ब्लेंड बनाया जाता है, एक ऑयल को दूसरे ऑयल के साथ मर्ज करते हैं तो दोनों की प्रॉपर्टीज इकट्ठी होके एक हमारे पास न्यू चीज बनती है जिसमें दोनों की प्रॉपर्टीज होती है. इन द सेम वे जब दो एटम्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन किया जाता है तो उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं. पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स है ना, अगर नोर टू आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि अपने एफएससी में भी पढ़ा हुआ होगा डिफरेंट रूल जिसके जरिए जो होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करते हैं शेल को, तो यहाँ पे है कि आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो सेम क्वांटम स्टेट में नहीं हो सकते, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक तो मूव करते होते हैं. आप लोगों ने सारा फिनोमेना पढ़ा हुआ होगा. और देयर द मल्टीपल रूल्स थ्रू व्हिच दे ऑक्यूपाई वैलेंस ऑर्बिटल्स. तो आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ना उनकी क्वांटम स्टेट, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को पढ़ा, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स को पढ़ा, क्वांटम स्टेट में अवेलेबल होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट स्टेट्स को ऑक्यूपाई करेंगे, और डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट एनर्जी के लेवल्स होते हैं. मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डिटेल में चीज़ें बताई हैं कि एनर्जी स्प्लिटिंग वगैरह के बारे में, कि एनर्जी किस तरीके से हमारे पास डिफरेंट 3 डायमेंशनल एनर्जी स्टेट्स आ जाती हैं. इक्वेशन के जरिए हम लोगों ने उसको फाइंड आउट किया था. तो ये भी वही चीज़ है कि एनर्जी स्प्लिटिंग यानी कि डिफरेंट स्टेट ऑफ एनर्जी जो है हमें वो मिल जाती है उसमें मटेरियल्स. बैंड डायग्राम और पिछली लेक्चर में हम इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. आई एम गोइंग टू गिव यू अ ब्रीफ रिव्यू अबाउट दैट कि इसमें क्या होता है. हमारे पास वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है एक किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के अंदर. तो वैलेंस बैंड व्हेन द लाइट गोना इंटरेक्ट विद सम ऑफ आवर मटेरियल, इलेक्ट्रॉन्स absorb the photon of light and then jump from valence orbital towards that of the conduction band. उनके दरमियान वाला जो गैप होगा उसको एनर्जी गैप, और यू कैन से that's a preferable term that if you use energy gap instead of band gap. तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ट्रांजिशन होती है. एक्स एक्सिस पे हमें स्पेस कोऑर्डिनेट्स दिखाए जाते हैं, जबकि वाई एक्सिस पे हमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी के बारे में बताया जाता है. इलेक्ट्रॉन्स तो इस सारे फिनोमेना के जरिए हम एनर्जी गैप को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमें बताता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में फोटोवोल्टिक्स में. एनर्जी मोमेंटम डायग्राम, दिस इज अ वेरी यूजफुल डायग्राम जो हमें मल्टीपल फैक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज, हाउ द सेमीकंडक्टर्स गोना बिहेव इन डिफरेंट मटेरियल्स. तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है
हमारे पास सेमीकंडक्टर्स के लिए क्या करता है, इसमें क्या है एनर्जी और जो मोमेंटम, उसको वेव फंक्शन भी बोल सकते हैं कि ये इन दोनों के दरमियान का जो रिलेशनशिप है ना उसके बारे में ये हमें बताता है। वर्टिकल और ये बताएगा हमें कि डिफरेंट अलाउड एनर्जी स्टेट कौन सी हैं, और ये हमें उसकी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रेंथ के बारे में भी बताता है। वेव फंक्शन बेसिकली होता क्या है, जो वेव फंक्शन को डिस्क्राइब ऐसे कर सकते हैं कि ये हमें बताएगा क्वांटम स्टेट्स है ना उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करने में हेल्प आउट करता है ये। और इसके अलावा ये जैसे कि आपने एक पढ़ा हुआ होगा डी ब्रोगाइल इक्वेशंस, उसमें भी P इजिकल टू एच के एच, वो जो रिलेशन होता है वो भी हमें इन्हीं चीज़ों के बारे में बता रहा होता है। तो ये डायग्राम रिप्रेजेंट करती है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ इट्स वेव फैक्टर, कि वेव नंबर जो है ना उसका इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर इस डायग्राम को आप देखें तो वर्टिकल एक्सिस एंड द हॉरिजेंटल, वर्टिकल हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में बताएगा और हॉरिजेंटल जो है ना वो उसका वेव फंक्शन उसके बारे में हमें रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे अबव जो कर्व है वो कंडक्शन बैंड है और बिलो वाला जो है वो है वैलेंस बैंड। ठीक है, तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के बारे में, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस रह जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ चले जाएंगे, एंड और डिफरेंस इन दोनों के दरमियान में जो होगा वो ऐसे एनर्जी गैप रिप्रेजेंट किया जाएगा। एनर्जी और मोमेंटम, ये जो है ना ये हमें क्या बताएगा, ये बताता है जब भी कोई लाइट फॉल करती है, जब इलेक्ट्रॉन्स को हीट या लाइट मिलती है ना तो वो ट्रांजिशन टेक्स प्लेस होती है, एक बैंड से दूसरी बैंड में चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन और होल दोनों चार्ज कैरियर्स हैं और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन्हीं की वजह से होती है। इसलिए ई के डायग्राम जो है वो हमें बताती है सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करेंगे। मोमेंटम क्या होता है, मूवमेंट से ही रिलेटेड होता है ना, तो मूवमेंट कैसे होगी, अगर उनकी मूवमेंट अच्छी है, ट्रांजिशन अच्छे से हो रही है, इसका मतलब है कंडक्टिविटी के बारे में हमें बताएगा कि इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज में ये हमारे पास किस तरह से रोल प्ले करेगा। तो एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू मूवमेंट और ऑफ द चार्जेस, तो ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करने में हेल्प आउट करती है। उसके बाद ये जो डायग्राम है ना ये हमें बताती है सिलिकॉन के बारे में। सेमीकंडक्टर्स हमने पढ़े हैं, उसमें बेस्ट वन और भी हैं, जर्मेनियम भी है, लेकिन सिलिकॉन को ज़्यादातर फोटोवोल्टिक्स में, सोलर प्लेट्स में यूज़ किया जाता रहा है। तो इसलिए सिलिकॉन के एक कम्प्लेक्स सी डायग्राम है जिसमें सिलिकॉन के बारे में बताया जा रहा है। जो प्रीवियस थी उसमें हमने ईके डायग्राम देखी थी, जो वो सिर्फ एक बेसिक सी डायग्राम थी जिसमें कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और एनर्जी गैप दिखाया गया था। लेकिन असल क्रिस्टल में एनर्जी की जो डायरेक्शन होती है ना, इसमें अगर हमने बैंड गैप के बारे में एक स्पेसिफाइड क्रिस्टल के अंदर सेमीकंडक्टर के अंदर देखना, तो ये डायग्राम उसमें रोल प्ले करती है। यहाँ पे जो ये नीचे जितने भी दिखाए गए हैं लाइक के एक्स एल, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हम हाई सिमेट्री पॉइंट्स कहते हैं। और जो ऊपर वाले कर्व्स हैं, सारे ऊपर वाले कर्व्स कंडक्शन बैंड है और नीचे वाला जो कर्व है वो वैलेंस बैंड का, सेम जैसे हमने लास्ट वाले में देखा था। वैलेंस बैंड के सबसे ऊपर वाला पॉइंट टी पर है, जबकि कंडक्शन बैंड जो है उसका पॉइंट जो है ना नीचे वाले एक्स के करीब है। दोनों अलग जगह पर हैं, इसलिए सिलिकॉन को इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या चीज़ है वो मैं आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बताऊंगी, जिसकी वजह से हम इनको डिटरमाइन करते हैं। जैसे ये है ना, ये देखिए ये कर्व जो है कंडक्शन का और वैलेंस बैंड का, और ये हमारे पास इनसिमेट्री रिलेशनशिप है, ये भी हमें हेल्प आउट करते हैं कि हम फाइंड आउट करें एनर्जी गैप के बारे में विद रिस्पेक्ट टू ईके डायग्राम। दैट्स इज द सेम ईके डायग्राम बट इट इज स्पेसिफाइड फॉर ओनली वन सेमीकंडक्टर टाइप मटेरियल। ये सारा ये भी हमें बता रही है कि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में वापस जब वो एक बैंड से सेकंड वापस आएंगे, यानी कि ट्रांजिट हुए एनर्जी लेके, लेकिन वो हमेशा के लिए ऊपर तो नहीं रहेंगे ना, वो कंडक्शन बैंड में उन्हें वापस भी वैलेंस बैंड में आते हैं। तो उस वक्त वो सिर्फ फोटोन इमिट नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें अपना मोमेंटम भी तो कंजर्व रखना है ना, स्पीड भी कंजर्व रखनी है, मैथ भी कंजर्व रखना है, लाइक लॉ ऑफ मैथ सेक्शन हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो उसके लिए उन्हें
फोनोन की जरूरत पड़ती है। फोनोन इज सम काइंड ऑफ द वाइब्रेशन इनसाइड ऑफ द एटम, सो वो वाइब्रेट करके अपनी एनर्जी को, अपने मास को और मोमेंटम को मेंटेन रखते हैं। ओके, सो इन दिस स्लाइड हम लोग देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बैंड गैप और एनर्जी गैप क्या होता है सेमीकंडक्टर्स के अंदर। डायरेक्ट एनर्जी गैप जो है वो हमें सेमीकंडक्टर्स के अंदर वो हम ऐसे कहते हैं, जैसे ये डायग्राम मैंने ऐड की है, इसमें क्या होता है कि के की वैल्यू जो होती है ना वैलेंस बैंड का, जैसे हमने प्रीवियस उसमें देखा, फिगर में देखा था कि वैलेंस बैंड का हाईएस्ट पॉइंट और जो कंडक्शन बैंड का लोएस्ट पॉइंट था ना वो डिफरेंट पोजीशंस पे थे। जो सबसे पहली वाली थी और सेकंड वाली में हमने देखा कि सेकंड वाली में और इसमें जैसे जो डायरेक्ट होते हैं ना उसमें वैलेंस बैंड का जो कर्व पॉइंट होते हैं और जो कंडक्शन बैंड का होता है वो एक ही जगह पे होता है, यानी कि के की वैल्यू जहाँ पे होती है ना वहां पर दोनों लाई करते हैं। तो इसका मतलब है कि दोनों बैंड्स एक ही के की वैल्यू पर है, इसलिए जब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड से वैलेंस में मूव करता है ना तो सीधा फोटोन इमिट करता है। इसी वजह से डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं उनको ना एलईडीज में और लेजर्स वगैरह में यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो वापस आते वक्त इलेक्ट्रॉन इमिट करता है तो उसकी वजह से फ्लोरेसेंस वाला फिनोमिना होता है। जबकि इनडायरेक्ट जो होते हैं बैंड गैप सेमीकंडक्टर, वहाँ पे जो होता है ना कंडक्शन बैंड का लोएस्ट और वैलेंस बैंड का हाईएस्ट पॉइंट जो होता है ना वो के की डिफरेंट वैल्यूज पे होता है। इस वजह से क्या होता है के की वैल्यू डिफरेंट हो जाती है और जब इलेक्ट्रॉन वापस आता है ट्रांजिशन के बाद वापस आता है उसे अपना मोमेंटम कंजर्व रखना होता है। इस वजह से वो लाइट इमिट करने में एफिशिएंट नहीं होता, मीन टू से फ्लोरेसेंस का फिनोमेना इतना अच्छा नहीं होता। इसकी एग्जांपल जो है ना वो सिलिकॉन टाइप मटेरियल्स भी हो सकते हैं। जैसे इस डायग्राम में आप देख लो, डायरेक्ट है वापिस आ रहा है फोटोन इमिट कर रहा है, जबकि इनडायरेक्ट जो है ना वो वापिस आ रहा है तो फोटोन की क्वांटिटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी इसमें थी, तो इमिशन इतनी अच्छी नहीं हो सकती इनमें। ओके, सो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक इसके बारे में भी हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे उसका फिनोमेना थोड़ा सा डिफरेंट है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है ना, जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था, उसको प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, क्योंकि उनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है ना वो इंक्रीज की जा सकती है स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स की वजह से। इस जिसको स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी का क्या मतलब है कि कोई भी हम उसमें डोपिंग करवा सकते हैं। मेन पर्पस ऑफ डोपिंग का क्या होता है कि इंक्रीज करना है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स को, सो दैट सेमीकंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मोर एफिशिएंटली। अब वो पी टाइप भी हो सकता है, वो एन टाइप भी हो सकता है। तो ये सारा हम फिनोमेना जो है ना वो नेक्स्ट स्लाइड्स में डिटेल से पढ़ेंगे कि पी में कैसे इम्प्योरिटी को ऐड करवाया जाता है और एन में कैसे डोपिंग का प्रोसेस यूज करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो सके हमारे पास। जैसे ये पी और एन की डायग्राम मैंने ऐड की है, जिसमें सिलिकॉन है, फॉस्फोरस को ऐड किया है एज अ डोनर इम्प्योरिटी एंड देन बोरोन को एज एन एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इंट्रिंसिक है, इंट्रिंसिक में क्या था, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की क्वांटिटी सेम थी। तो यहाँ पे सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन के साथ डबल बॉन्ड की वजह से अटैच है और कोवलेंट बॉन्ड है इनके दरमियान में, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी हैं इसके पास। जब इसके बाद इंट्रिंसिक के बाद जो एक्सट्रिंसिक है उसकी फर्दर दो टाइप्स थी हमारे पास, पी और एन वाली। तो यहाँ पे हमारे पास एक में एज एन इम्प्योरिटी हमने फॉस्फोरस को ऐड करवाया, और फॉस्फोरस को ही क्यों लिया है यहाँ पे मैं आपको फर्दर स्लाइड्स में बताती हूँ इसकी रीजन क्या है, इसके वैलेंस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सारा डिपेंड करता है उसके आयनाइजेशन पोटेंशियल पे और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रेंथ पे कि वैलेंस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। जबकि दूसरी साइड पे जो है वो बोरोन की एडिशन है। यहाँ पे बोरोन जो है वो उसको हमने ड्रॉप करवाया है। ड्रॉप करवाने का बेसिक पर्पस जो यही होता है कि ताकि जब भी कोई भी इंट्रैक्शन ऑफ लाइट और हीट जब भी होता है तो जो इम्प्योरिटी होती है ना वो भी एज ए रोल प्ले करती है, चार्ज कैरियर्स जो है ना उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा इन्हेंस करती है। जब वो चार्ज कैरियर ज़्यादा होते हैं तो वो ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, उनका मोमेंटम ज़्यादा होता है, एनर्जी भी ज़्यादा होती है, तो वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रेंथ को इन्हेंस करते हैं और उसकी वजह से हमारे पास जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो भी ज़्यादा हो जाती है।
तो यहाँ पे भी वही बात की गई है कि डोपिंग करवाई क्यों जाती है। वो इसीलिए करवाई जाती है ताकि जो है ना सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज को इन्हेंस किया जा सके। और कंडक्टिविटी जो है ना वो सेमीकंडक्टर की फिर किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है। जो मटेरियल आपने यूज़ किया है, मे बी यू आर गोइंग टू यूज़ फॉर डोपिंग सम, कोई ऐसा यूज़ कर लो कि जो इलेक्ट्रॉन्स दे ही ना सही से, या जो आपके मटेरियल्स के साथ जो है ना वो सही से डिफ्यूज़ ही ना हो पाए। तो इसलिए जो डोप मटेरियल है उसकी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वगैरह भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। इम्प्योरिटी जो है ना वो किस तरीके से सेमीकंडक्टर में ऐड की जाती है। देयर आर द टू फिनोमिनास, एन टाइप सेमीकंडक्टर यानी कि डोनर इम्प्योरिटी, एन है नेगेटिव चार्जेस वाले, राइट। इलेक्ट्रॉन डोनर है ना, डोनर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ही देगा ना और खुद पे पॉजिटिव चार्ज ले लेगा। तो हमने फॉस्फोरस को यूज किया था क्योंकि फॉस्फोरस जो होता है वो पेंटावेलेंट एटम है, ठीक है। इसके अलावा हम आर्सेनिक को भी, एंटीमोनी को भी ऐड कर सकते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर, यानी कि डोनर इम्प्योरिटी को ऐड करवा सकते हैं सिलिकॉन के अंदर। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कोवेलेंट बॉन्ड, while the fifth one which is free, 4 जो होते हैं वो वैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से अटैच होते हैं, एक इसके पास फ्री होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो क्या करता है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स और इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दिस प्रोसेस नॉन द एन टाइप सेमीकंडक्टर। फॉस्फोरस है, मैक्सिमम बाउंड होते हैं, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है अगर सपोज दैट आफ्टर आपके पास जो है ना मटेरियल के ऊपर लाइट इंट्रैक्ट नहीं करती, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना वो मेजर रोल प्ले करता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में। अगर लाइट फॉल करती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे होता है हमारे पास कि फोटोन जो है ना वो अब्जॉर्ब हुआ और उसकी वजह से ज़्यादा चार्ज कैरियर्स पर रिड्यूस हो सकते हैं। एक्सेप्टर इम्प्योरिटी में क्या होता है, ट्राइवेलेंट एटम्स लाइक बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इनको यूज़ किया जाता है, ऐड किया जाता है प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर। तो इनको क्यों ऐड किया जाता है, क्योंकि इनके वैलेंस में शेल जो है उसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है जो कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, लिविंग 1 वैलेंस बॉन्ड होल, यानी कि एक होल और बाकी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। होल्स जो हैं वो इम्प्योरिटी के तौर पे एक्ट करते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जैसे वही फिनोमेना है जो पीछे हमने इलेक्ट्रॉन के लिए देखा था, यहाँ पे वो पॉजिटिव चार्जेस के लिए है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में इसको यूज किया जाता है। अब हमारे पास सिलिकॉन, जिसको हम इतनी देर से देख रहे हैं कि सिलिकॉन को यूज किया, बेसिकली सिलिकॉन को ही क्यों लिया जा रहा है यहाँ पे, सिलिकॉन को इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसका जो एनर्जी गैप, बैंड गैप की वैल्यू होती है वो 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी कि बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है जो हम अचीव ही ना कर सकें। इसलिए इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला फोटोन भी ज़रूरत नहीं होती और इसका स्ट्रक्चर भी स्टेबल रहता है, इस वजह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये सिलिकॉन के स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, तो सिलिकॉन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस ऑर्बिटल्स यू कैन सी हियर। प्योर सिलिकॉन जो होता है ना, वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रीली एट रूम टेम्परेचर, सो इट्स कंडक्टिविटी इज लोअर। रूम टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इसको लाइट मिलती है, ट्रांजिशंस होती हैं, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर है वो उतना अच्छा होता जाता है। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि बैलेंस ऑर्बिटल्स हैं और जो अगर सिलिकॉन को दूसरे सिलिकॉन के साथ अटैच करें तो वो कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से उसकी अटैचमेंट हो जाती है। अब डोपिंग करवाई जाती है जब सिलिकॉन के अंदर, तो सिलिकॉन को जब एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ अटैच किया जाता है यानी कि फॉस्फोरस के साथ, वाइल डोपिंग विद बोरोन करेंगे तो वो पी टाइप के तौर पे एक्ट करेगा। दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट, एक पेंटावेलेंट था एक ट्राइवेलेंट था। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल क्या करेंगे, वो मूव कर जाएंगे क्रिस्टल से और अलाउ करेंगे फ्लो ऑफ द करंट। करंट क्या होता है, चार्जेस के फ्लो को ही बोलते हैं ना। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने अप्लाई की, पोटेंशियल अप्लाई किया ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की वजह से, तो चार्जेस ने मूव करना स्टार्ट किया, मूवमेंट की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। यही बेसिक फिनोमिना जो है ना वो यूज किया जाता है ट्रांजिस्टर्स में, सोलर सेल में, एलईडीज में, डायोड्स में, तो वहां सब में यही सिलिकॉन का फिनोमिना यूज किया जाता है। पीएन जंक्शन के बारे में अब होल फिनोमिना हम यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि किस तरह सेमीकंडक्टर को ही यूज किया जाता है इस सारे फिनोमिना के अंदर। तो होता क्या है यहाँ पे देखें, अब एक एन टाइप है और दूसरी पी टाइप है, ठीक है। पी में क्या था, पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा थे और एन में जो था वो नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा थे। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, यहाँ पे नेगेटिव
इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल दिया और यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल दिया हम लोगों ने। तो इससे क्या हुआ, इंट्रोड्यूस इम्प्यूरिटी इन सिलिकॉन मैट्रिक्स टू क्रिएट परमानेंट चार्ज सेपरेशन। इम्प्यूरिटी ऐड करवाई ताकि चार्जेस को सेपरेट आउट रखा जा सके। यहाँ से हमारे पास लाइट फॉल की, इलेक्ट्रोड की वायर्स हमारे पास लगी हुई हैं, एक्सटर्नल फील्ड भी प्रेजेंट है। तो जैसे ही लाइट फॉल करेगी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनेंगे, ठीक है, यानी कि एक्साइटेंस भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। यहाँ पे दोनों ऑपोजिट चार्जेस ही है ना, या यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस यहाँ जाएंगे, नेगेटिव यहाँ पे आएंगे। तो ये भी तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है, ये पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था, तो दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाए तो एक्साइटेंस प्रोड्यूस हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं अक्रॉस जंक्शन टू एन साइड ड्यू टू वोल्टेज डिफरेंस। इन दोनों पे वोल्टेज डिफरेंट है ना, लाइक यहाँ पे भी 10 था, यहाँ भी 10 था, इसको थोड़ा इनहेंस कर देंगे और इनहेंस कर देंगे तो ज़्यादा जल्दी जल्दी मूवमेंट, चार्जेस जो है ना उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हमने पढ़ी थी वो उतनी ज़्यादा इनहेंस हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे एक्सटर्नल लोड की वजह से। तो नेगेटिव इधर, पॉजिटिव चार्जेस है ना यहाँ पे, तो यहाँ से वो इधर और नेगेटिव वाले इधर आ जाएंगे, और जितनी क्वांटिटी यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस की ज्यादा हो जाएगी वो यहाँ से इस तरफ को मूव करेंगे, और यहाँ से पोटेंशियल हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, तो उसकी वजह से हमारे पास रिजल्टेंट क्या होगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस होगा, यानी कि सोलर एनर्जी जो हमारे पास यहाँ पे फॉल की थी उसकी वजह से हमारे पास। Today I'm going to present one of very interesting topic that is titled as importance of quantum mechanics in solar photovoltaics. So first of all we have to know idea about the quantum mechanics, what it is. Quantum mechanics physics की ना एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम देखते हैं वेरी माइक्रो लेवल, ठीक है, एटम्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, फोटॉन्स, उनका बिहेवियर, इन सारी चीज़ों को बड़े कंप्रीहेंसिव वे में एक्सप्लेन करती हैं। सोलर फोटोवोल्टिक्स में भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो क्वांटम मैकेनिक्स ही होता है, उसी पे बेस कर रहा है, क्योंकि हम बहुत छोटे नैनो लेवल पे जो है ना अपने मटेरियल्स की स्टडी कर रहे होते हैं। सो जो इस लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन और फोटॉन का इंट्रैक्शन कैसा है, एनर्जी बैंड थ्योरी क्या होती है, एक्साइटेंट फॉर्मेशन किस तरीके से बनता है, क्वांटम मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल क्या है जिसके ज़रिए जो है ना ऑर्गेनिक सोलर सेल की एफिशिएंसी बढ़ती है, कौन सी इक्वेशंस, कौन से मेथड्स हमें जो है ना बताते हैं इनकी ओवरऑल एफिशिएंसी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमारी एडवांस सोलर सेल की टेक्नोलॉजीज़ में यूज़ हो रहे होते हैं। ओके, सो फर्स्ट स्लाइड जो है ना उसमें क्या है कि सोलर फोटोवोल्टिक्स की जैसे कि मैंने भी बात की, ओवरऑल जो प्रोसेस और फिनोमेना है ना उसमें क्वांटम मैकेनिक्स जो है ना बड़ा वाइटल रोल प्ले कर रहा है। सो क्वांटम मैकेनिक्स हमें बताता है कि फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है ना उनका इंट्रैक्शन कैसा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, कौन से जगह पे एब्जॉर्ब होती है, चार्ज जनरेशन कैसे हो रही है, और किस तरीके से ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो प्रोड्यूस हो रही है। सो इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए फोटोवोल्टिक सेल्स में जो है ना क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो हमें सारे वर्किंग प्रिंसिपल्स के बारे में बता रही होती है। जैसे कि सोलर फोटोवोल्टिक्स का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है कि जब भी सनलाइट जो है ना उसके अंदर फोटॉन्स होते हैं वो मटेरियल पे पड़ते हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि चार्जेस जो है ना वो जनरेट होते हैं। तो चार्जेस जो है ना वो मूव करते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ, ठीक है। इस प्रोसेस की वजह से क्या होता है कि चार्ज कैरियर्स जो है ना वो उनकी मूवमेंट होती है, फिर वो ट्रांसपोर्ट होते हैं डिफरेंट लाइक एक्टिव लेयर से। अगर वो प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उन्होंने क्या करना है, डोनर एक्सेप्टर की तरफ, उससे वहाँ से इलेक्ट्रोड की तरफ मूव होते हैं, तो उसकी वजह से जो है ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है ना वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ना ये सोलर सेल का मैकेनिज्म जो है ना उसकी फाउंडेशन है। ये हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग बता कंप्रीहेंसिव वे में देती है कि किस तरह से सेमीकंडक्टर मटेरियल डिज़ाइन किए जाते हैं और फोटोवोल्टिक सेल जो है ना वो डेवलप होते हैं, उनकी एफिशिएंसी किस तरीके से इंक्रीज़ हो रही होती है, वो कमर्शियली लेवल पे किस तरह से स्टेबल है। ईच एंड एवरीथिंग वी कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स को कम्प्रीहेंसिव वे में समझने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि हम फोटोवोल्टिक्स पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर कौन कौन से सोर्सेज ऑफ एनर्जी पहले आते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपने जो स्पेसिफाइड टारगेट एरिया ना उसमें क्वांटम मैकेनिक्स को डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें सोर्सेज ऑफ एनर्जी को देख लेते हैं कौन से होते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में क्या आता है, जैसे कोल, नेचुरल गैस, नॉन रीन्यूएबल जैसे होंगे ना फॉसिल फ्यूल, जो लिमिटेड सोर्सेज होते हैं वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और इनके एनवायरनमेंट पे भी जो है ना
वो डिफरेंट नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, जैसे ग्रीन हाउस एमिशन गैसेस जो होती हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारे इसमें आ जाते हैं. ऑन द अदर हैंड वी हैव ए नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जस्ट लाइक विंड एनर्जी, tidal, geothermal, solar energy. These all are renewable and they are all are naturally available inside of the environment, and these all are the environmental friendly as well. तो ये सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है ना, इन सब को जो है ना अबंडेंटली यूज़ किया जा सकता है. एंड देयर आर द नंबर ऑफ़ वेज कि हम इन सारे सोर्सेज को ज़्यादा एफिशिएंट मटेरियल्स में कन्वर्ट कर सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सके. और जो हमारा हम जो डिपेंडेंट है ना नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज पे, उनको कम किया जा सके. और इन सब में जो है ना वो सोलर एनर्जी इज़ वन ऑफ द बेस्ट वन, कि जिसको हम लोग इसमें से चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये अबंडेंटली अवेलेबल है. ठीक है. और इसके लाइक कॉस्टली भी नहीं है, अबंडेंटली हमारे पास प्रेजेंट है, ग्रीन हाउस मेथड है, नेचुरली अवेलेबल है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, तो इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं. अब जैसे कि हमने जो है ना इनमें अपना टारगेट, जैसे सोलर सेल जो है ना जिस पे हमने काम करना है, हमने उसको चूज़ कर लिया. उसके बाद हम देखते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स ने तो इसका सारा वर्किंग प्रिंसिपल बताया, लेकिन उससे पहले जो मेथड्स यूज़ हो रहे थे जिसमें क्लासिकल मेथड्स है, वो क्यों फेल हो गए, उनको क्यों छोड़ा गया, और उसके बाद जो है ना क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ क्यों शिफ्ट कर गए हम. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैक्रो स्केल जो है और सब एटॉमिक स्केल, इनमें डिफरेंस क्या होता है. कि मैक्रो स्केल में क्या आता है, ये वो वर्ड है जो लाइक सम ऑफ द बिगेस्ट ऑब्जेक्ट्स जो है ना इसके अंदर लाई कर रहे होते हैं. बड़ी चीज़ें जिनको आप देख सकते हो, बॉल, चॉक, सम ऑफ कार, व्हीकल्स, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन ऐड अप हियर. इस स्केल पर ना ऑब्जेक्ट्स का बिहेवियर न्यूटन के डिफरेंट टाइप ऑफ द जो रूल्स होते हैं ना फिज़िक्स के, उसके अकॉर्डिंग चल रहा होता है. एफ इजिकल टू एम ए, और फर्स्ट सेकेंड और थर्ड रूल्स जो उन्होंने अपने दिए थे उनके अकॉर्डिंग. जैसे कि अगर मैं एक और, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ऐड की कि अगर एक चौक है ना, उसकी फ़ोर्स, उसको हम 10 न्यूटन फोर्स से ना कहीं भी फेंकें, ठीक है, तो हम उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डायरेक्शन, ईच एंड एवरीथिंग ना फिज़िक्स के रूल से ना उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर हम उसको 2 पीसेस में भी तोड़ दें तब भी हम जो लोग जो है ना वो उसको क्लासिकल फिज़िक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. वो बिगर ऑब्जेक्ट है, दैट इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट ईच एंड एवरीथिंग बाय अप्लाइंग डिफरेंट फार्मूलाज. लेकिन अगर हम उसको मल्टीपल और लेवल्स पे डिवाइड, लाइक नैनो स्केल पे तोड़ देना, तो वो चला जाएगा माइक्रो सब एटॉमिक लेवल पे. एंड और तब उसको जो है ना स्टडी करना दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. जैसे इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, फोटॉन्स, ये सब भी जो है ना वो सब एटॉमिक लेवल पर प्रेजेंट होते हैं. तो इन सब का बिहेवियर बहुत डिफरेंट होता है. प्रिडिक्टेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. अगर बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनको तो हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अब छोटे लेवल्स पे हैं, हम उनको देख नहीं सकते. हमें नहीं पता हो कि इस वक्त वो कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, कौन सी जगह उन्होंने ऑक्यूपाई की हुई है, क्योंकि वो अनप्रिडिक्टेबल भी के तौर पे भी बिहेव कर सकते हैं. और हम उनको अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि अभी इस वक्त जो है ना इलेक्ट्रॉन्स वो इस शेल में इतनी एनर्जी इसको चाहिए होगी तो वो जंप कर जाएगा. तो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स जो है ना, वही रूल्स जो हम बड़े लेवल ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई करते हैं, वो हम लोग वही फार्मूलाज छोटे पे अप्लाई नहीं कर सकते. यहाँ पे जो है ना पार्टिकल्स फिक्स पाथ पे इसको तो फॉलो कर नहीं रहे होते, लाइक फिज़िकल फिज़िक्स, कि वो हम एक्यूरेटली मेजर कर सकें. इसीलिए क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ती है हमें यहाँ पे. और इसी सारे जो मेथड है ना, इसी के अकॉर्डिंग हम फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स और इंट्रैक्शन ऑफ चार्जेस और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रोसेस, हम सारा कुछ जो है ना वो इन तमाम क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम लोग मेजर करते हैं. जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री में कहा जाता था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो एज ए वेव एक्ट करेगा, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स पे जो है वो पड़ती है, लाइट पड़ती है, वो फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, तो वो समहाउ जो है ना वो कोलिजन भी कर रहा होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के बाद. तो वो एज ए पार्टिकल एंड एज ए वेव दोनों के तौर पे एक्ट कर रहा होता है. नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड वी हैव टू स्टडी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना दैट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ये क्वांटम मैकेनिक्स का जो कंसेप्ट है उसमें हम फोटोन्स की बात कर रहे होते हैं. क्लासिकल फिज़िक्स के मुकाबले में लाइट जो है ना वो एक वेव थी, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में क्या था कि लाइट जो है ना वो डिफरेंट पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो होते हैं ना उसके अंदर होते हैं, जिसको हम फोटोन का नाम दे रहे होते हैं. और उसको किससे फाइंड आउट किया जा सकता है, ई इज इक्वल टू एच वी, लाइक आई हैव ऑलरेडी टेल यू अबाउट आइंस्टाइन. तो यहाँ पर जो है ना ई जो है ना वो फोटोन की एनर्जी है, और एच जो है ना वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, और यहाँ पे म्यू जो है वेव नंबर जो है ना वो लाइट की फ्रीक्वेंसी को बता रहा होता है. सो ऑल ओवर द इक्वेशन जो है ना वो हमें
फोटोन्स के बारे में, उसकी एनर्जी के बारे में बता रही है। तो सोलर सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो है ना सिर्फ उस वक्त अपनी एटॉमिक बॉन्ड से बाहर निकल सकते हैं जब एक सिंगल फोटोन जो है ना उसे रिक्वायर्ड हो। लाइक क्वांटम में हमें बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना अगर वो अपने शेल में है, सपोज दैट कि उसको ना 10 की एनर्जी चाहिए कि वो वहाँ से बाहर निकल सकें, जंप आउट कर सकें और ट्रांजिशन शो कर सकें। अगर उसको 10 एनर्जी का फोटोन नहीं मिल रहा तो वो वहाँ से मूव नहीं करेगा। उसको जो फिक्स एनर्जी चाहिए वो उसी के साथ ही ट्रांजिशन शो करेगा। लेकिन क्लासिकल के रूल्स के अकॉर्डिंग ये था कि अगर उसको 10 की एनर्जी चाहिए ना, तो अगर एक फोटोन है उसके पास 5 की एनर्जी थी, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, अपनी जगह पे बैठा रहेगा इलेक्ट्रॉन, उसको ही ऑक्यूपाई करेगा। फिर दोबारा एक और जो आएगा फोटोन आएगा, उसके पास 3 की थी, वो उसको भी एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर उसके बाद 2 का आएगा, वो उसको एब्जॉर्ब करेगा, उसके पास 10 पूरी हो जाएगी। तो नाउ क्या है कि इलेक्ट्रॉन इज़ एबल टू मूव एंड जंप आउट फ्रॉम इट्स प्लेस। हालांकि ऐसा नहीं होता, उसको एक फ़िक्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जिसके अकॉर्डिंग वो मूव करेगा। सो इसी रूल के अकॉर्डिंग जो था ना क्वांटम मैकेनिक्स में इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में लाइट आ रही है उसकी बजाय ना उसकी फ्रीक्वेंसी और उसके अंदर मौजूद फोटोन की एनर्जी मैटर कर रही थी। तो हमने इस रूल को जो है ना क्वांटम मैकेनिक्स की बेसिस के तौर पे जो है लिया। उसकी वजह से ये जो है ना क्लासिकल रूल्स से जो है ना डाइवर्ट रोल जो है ना वो यहाँ पे हमारे पास एक फिनोमेना पेश हुआ। तो इसी में हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। इसमें क्या होता है कि जब व्हेन लाइट इज़ गोइंग टू इंटरेक्ट विद सम ऑफ द मेटल लाइक सेमीकंडक्टर मटेरियल, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो वही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा जिसके पास वो एनर्जी होगी, और फिर वो अपनी ट्रांजिशन शो करेगा। ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि वो अपने फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा और अपने जगह को जहाँ पे वो जिसको उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है वहाँ से जंप करेगा और वो होमो से लोमो की तरफ मूव कर जाएगा, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जाएगा और जो है ना वहाँ पीछे जो है ना एक पॉजिटिव चार्ज को छोड़ जाएगा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में क्वांटम मैकेनिक्स की सबसे इम्पोर्टेंट इक्वेशन यानी कि श्रोडिंगर इक्वेशन उसके बारे में बात करते हैं। उसको समझते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। इस इक्वेशन को क्वांटम मैकेनिक्स की फंडामेंटल इक्वेशंस में से इंक्लूड किया जाता है। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसका पर्पस क्या है कि हमें बताता है कि किस क्वांटम लेवल पर पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और टाइम के अकॉर्डिंग, यानी कि किस टाइम के अकॉर्डिंग वो किस तरीके से बिहेव करेंगे। क्लासिकल फिज़िक्स की तरह ये एग्जैक्ट पाथवे नहीं बताती, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स की किसी जगह पर मिलने की प्रोबेबिलिटी को डिस्क्राइब करता है। जबकि क्लासिकल के रूल्स तो बिल्कुल डिफरेंट थे। वो प्रिडिक्टेबल बिहेवियर के बारे में बात ही नहीं करता था। यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि प्रिडिक्ट करके देयर द पॉसिबिलिटी द इलेक्ट्रॉन्स में बी हेयर और मे बी हेयर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्वेश्चन जो है ना जो श्रोडिंगर ने हमें पेश किया, वन ऑफ द साइंटिस्ट 1925, और इसको 1926 में जो है ना पब्लिश किया गया। जो सोलर फोटोवोल्टिक्स हैं उसमें क्या करते हैं हम इस इक्वेशन की मदद से सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल्स, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर्स में कवर किया, उसकी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, वेव फंक्शन और चार्ज ट्रांसपोर्ट जो होगी हमारे पास मटीरियल के अंदर, उसको समझते हैं। इसीलिए सोलर सेल डिज़ाइन और ऑप्टिमाइजेशन में वन ऑफ द बेस्ट इक्वेशन दैट इज़ कि जो हमें चार्जेस की मूवमेंट और उनकी प्रोबेबिलिटी, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच एनर्जी लेवल, कौन सी डेंसिटी ऑफ स्टेट पे इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी है, इफ़ देयर इज़ ए फर्मी लेवल तो वो उसको ऑक्यूपाई कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये सारे फिनोमिना जो है ना हम इस इक्वेशन के मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसा कि नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की डेरिवेशन को ऐड किया है। तो ये हमें क्या बताता है कि क्वांटम पार्टिकल की वेव फंक्शन टाइम के साथ किस तरह से इवॉल्व हो रहा होता है। यानी कि अगर देखें यहाँ पे लेफ़्ट साइड वेव फंक्शन की टाइम इवोल्यूशन को शो कर रहा है, जबकि राइट साइड जो है ना वो एनर्जी की टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहली टर्म जो है इसमें वो काइनेटिक एनर्जी के रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि दूसरी है उसकी पोटेंशियल एनर्जी को बताता है। यानी कि पार्टिकल जब मूव करेगा ना किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी